हेलो बच्चों, मैं आरपी यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज का इस क्लास में हम 12th क्लास मैथमेटिक्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लेकर के आए हैं। आज का इस हम क्लास में 12th क्लास मैथमेटिक्स का मैट्रिक्स एक चैप्टर है जिसे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और उसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज मैट्रिक्स का डिफिनेशन पढ़ेंगे। मैट्रिक्स का रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, मैट्रिक्स को कहते हैं कैसे है, मैट्रिक्स को अरेंजमेंट कैसे कहते हैं, दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे किया जाता है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, इन सब चीज़ों को हम लोग आज का डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग आज देखने जा रहे हैं मैट्रिक्स का डिफिनेशन। तो आखिर मैट्रिक्स है क्या, किसे हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उसका डिफिनेशन जानेंगे। A matrix is a function that consists of an ordered rectangular array of numbers और functions। यानी कुछ नंबर्स को या फंक्शंस को आयताकार रूप में अगर हम सारणीबद्ध कर दिया जाए तो उस सजावट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो मैट्रिक्स कहते हैं। या इसे शॉर्ट में इसका डिफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, ए मैट्रिक्स is a ordered rectangular array of numbers of the functions. The numbers or functions in the array are called the entities or the numbers of the matrix. The numbers or numbers or functions in the array are called the entries or the एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। यानी उसके अंदर जो भी फंक्शन हम लोग यूज करते हैं या जो भी हम नंबर लेते हैं उसे हम लोग उसका एलिमेंट्स कहते हैं। द हॉरिजॉन्टल एरे कॉल्ड रॉज। जो हॉरिजॉन्टल रूप में जो सजाया जाता है उसे हम लोग रॉ कहते हैं। दैट इज, अगर इस प्रकार से जो सजावट है एलिमेंट्स का उसे हम लोग रॉ कहते हैं। और जो वर्टिकल है उसे हम लोग कॉलम्स कहते हैं। अब इसका ऑर्डर भी एक टॉपिक होता है जो आता है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होगा। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, तो ध्यान दोगे, इफ एम इज द टोटल नंबर ऑफ रॉज एंड एन इज द total number of columns, then order be m by n। तो इसका हम लोग ऑर्डर क्या करते हैं, m by n इस प्रकार से लिखते हैं। ध्यान रहे, पहले ऑर्डर ही लिखना है, नंबर ऑफ ऑर्डर ही पहले आएगा, कॉलम नहीं आ सकता है, उसके बाद आएगा कॉलम। या इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, m by n ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम इसे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करने वाले हैं। एक फर्स्ट एग्जांपल है 1 2 3 4 0 1, ये है। तो इसमें सबसे पहले ध्यान दोगे, नंबर ऑफ ऑर्डर क्या है। नंबर ऑफ ऑर्डर है इसमें, नंबर ऑफ ऑर्डर दैट इज नहीं, नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, 2। तो नंबर ऑफ कॉलम्स किसे बोला जाता है, जो हॉरिजॉन्टल होता है। तो हॉरिजॉन्टल, एक हॉरिजॉन्टल यहाँ है, एक हॉरिजॉन्टल यहाँ है, दो हॉरिजॉन्टल है, यानी नंबर ऑफ रॉज इसमें क्या हो गया, तो 2 हो गया। नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स वर्टिकल जो होता है, तो वर्टिकल क्या है, एक वर्टिकल यहाँ है, एक वर्टिकल यहाँ है, एक वर्टिकल यहाँ है, यानी 3 हो जाएगा इसमें। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर होगा 2/3। इसे इस प्रकार से भी 2/3 हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ये है, इसका क्या होगा, इसमें कॉलम क्या है,
ये हो गया फर्स्ट कॉलम, ये हो गया सेकंड कॉलम, ये हो गया थर्ड कॉलम, और सॉरी कॉलम नहीं रो, ये हो गया फर्स्ट कॉलम, ये हो गया सेकंड कॉलम, ये हो गया थर्ड कॉलम, और ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, और ये थर्ड रो है। यानी इसमें रो की संख्या क्या आ गया, नंबर ऑफ रोज है मेरा 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स किसे बोलते हैं तो वर्टिकल, तो इसमें एक ही वर्टिकल है, वर्टिकल इसमें एक ही है, तो इसका कॉलम हो जाएगा हमारा 1, यानी ऑर्डर इसका आ जाएगा 3/1। नेक्स्ट एग्जांपल ABC अगर हम लेते हैं ये, तो सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ रो, तो नंबर ऑफ रो इसमें एक ही है, नंबर ऑफ रो जो हॉरिजॉन्टल होता है तो एक ही रो है, कॉलम इसमें 3 आ गया है, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 1/3 ऐसा, या इसे इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। तो ये था हमारा किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे वो। अब हम लोग यहां पर इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। In general, the representation of a matrix of order m/n, यानी m/n ऑर्डर वाला मैट्रिक्स को जनरली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते कैसे हैं, उस चीज को हम लोग अब देखेंगे। तो जनरली हम m/n ऑर्डर वाले मैट्रिक्स को A = Aij इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इस प्रकार से लिखा जाता है, जनरली ऐसे ही लिखते हैं। अब इसे लॉन्ग फॉर्म में किस प्रकार से लिखोगे वो जानने से पहले हम लोग यहाँ देखेंगे तो पता होगा, ये जो m है वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ रो, और ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, m क्या है, टोटल नंबर ऑफ रोज, और n क्या है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, अब क्वेश्चन आ जाता है i क्या है और j क्या है। ये जो j है, i है, ये भी हमें नंबर ऑफ रो को ही रिप्रेजेंट करता है, ये भी हमारा j कॉलम को ही रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि m किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को, ये भी रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट दोनों में अंतर है। ये मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करेगा, और ये उस रो नंबर को रिप्रेजेंट करेगा जो स्पेशली उस एलिमेंट के लिए यूज किया गया है। जैसे यहाँ एलिमेंट जो लिखा जाएगा उस एलिमेंट का नंबर ऑफ रो, टोटल नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट नहीं करता है। नंबर ऑफ रो ऑफ ए पार्टिकुलर एलिमेंट, यानी जिस एलिमेंट के लिए उसको यूज किया जा रहा है उस एलिमेंट का ही नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करेगा। और सेम ये नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए पार्टिकुलर एलिमेंट, मतलब जो एलिमेंट आया है हमारा Aij, ये जो एलिमेंट यहाँ लिखा जाएगा उस एलिमेंट का नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ जनरली इसे लिखते हैं, कैसे लिखेंगे जनरली, अगर यहाँ पर एक एलिमेंट लिखा गया है, यहाँ पर एक एलिमेंट अगर लिखा गया है तो सबसे पहले पता होना चाहिए ये जो एलिमेंट है वो कौन सा रो और कौन सा कॉलम में लिखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो है सो हमारा ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में लिखा गया है, तो ये क्या है, उस एलिमेंट का रो रिप्रेजेंट करता है और उस एलिमेंट का कॉलम रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो एलिमेंट हमारा है उसके लिए रो भी 1 है और कॉलम भी हमारा 1 है, यानी यहाँ पर दोनों जो है हमारा 1 1 आएगा। अब अगला एलिमेंट अगर हम यहाँ लिखते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट अगर लिखा जाए तो इस एलिमेंट के लिए रो क्या है, कॉलम क्या, चलिए रो तो इसका 1 ही है बट कॉलम ये सेकेंड आ गया, तो कॉलम सेकेंड आ गया, रो जब मेरा 1 है
तो यहाँ पर 1 आएगा, कॉलम सेकेंड हो गया है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। सेम उसी प्रकार से अगला एलिमेंट अगर हम नेक्स्ट लिखते हैं तो रॉ तो इस सभी के लिए, इस लाइन में, इस हॉरिजॉन्टल लाइन में जितने सारे एलिमेंट आएंगे सबके लिए रॉ मेरा 1 ही होगा, यानी यहाँ पर 1 आएगा, बट इसका कॉलम थर्ड आ गया है। अब ये डॉट 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 लास्ट कहाँ तक जाएगा, रॉ तो मेरा 1 ही होगा, बट अब सोचना है कि कॉलम कहाँ तक जाएगा। तो इस मैट्रिक्स के लिए टोटल नंबर ऑफ कॉलम क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम हमारा है n, मतलब n से ज्यादा इसमें नहीं हो सकता है, यानी यहाँ पर लास्ट में क्या आ जाएगा, तो n आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद सेकेंड लाइन में आते हैं, ये सेकेंड हॉरिजॉन्टल रो में चला जाएगा, तो सेकेंड रो में चला जाएगा, जैसे ही यहाँ एलिमेंट लिखेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, क्योंकि पहले हम लोग किसको लिखते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट में जो आता है हमारा वो रॉ आता है, तो ये सेकेंड रो में चला गया है, इसलिए इसमें 2 आएगा, बट कॉलम हमारा 1 है तो कॉलम के लिए यहाँ पर 1 आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर 2 और 2 आ जाएगा। क्यों आएगा 2 और 2, क्योंकि ये जो एलिमेंट है वो सेकेंड रॉ और सेकेंड कॉलम दोनों चीज का 2 हो जाएगा। अब यहाँ जो एलिमेंट हमारा आएगा इसमें क्या आएगा, ये इसमें जितने सारे लाइन आएंगे, एलिमेंट्स आएंगे, सबका रॉ मेरा 2 है, तो फर्स्ट तो 2 आएगा। कॉलम क्या है इसका, तो कॉलम 3 है, तो यहाँ 3 आ जाएगा। फिर ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, 2 से n तक जाएगा, क्योंकि इसका रॉ तो सबका 2 है, तो सबका फर्स्ट में 2 2 आते चले गया है, कि फर्स्ट में हमारा रॉ आता है। कॉलम इसका फर्स्ट था तो 1 हो गया, कॉलम इसका सेकंड था तो 2 आ गया, कॉलम इसका थर्ड था तो 3 आ गया। अब इसका लास्ट कहाँ तक जाएगा, जो लास्ट टोटल नंबर ऑफ कॉलम है तो n चला जाएगा। सेम ऐसे ही अगर ये बढ़ते चले जाता है, अगर एक लाइन हम यहाँ पर और शो कर देते हैं a, तो ये जो हमारा है थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब थर्ड कॉलम है, तो यहाँ पहले कॉलम आता, सॉरी रॉ, थर्ड रॉ है तो पहले रो आता है, तो रो हमारा यहाँ 3 आ जाएगा। कॉलम क्या है, तो कॉलम फर्स्ट है, फिर यहाँ पर तो पहले रो लिखेंगे, रो तो इसका थर्ड चल रहा है तो 3 आएगा, फिर यहाँ 2 आएगा, ऐसे ही चलते जाएगा, 3 3 चला जाएगा, डॉट 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 लास्ट में यहाँ पर 3 और n आ जाएगा। फिर यहाँ पर डॉट डॉट, फिर यहाँ डॉट डॉट, अगर आगे बढ़ जाते हैं हम, अब यहाँ पर a, अब ये जो हमारा आ गया, सपोज कि लास्ट पहुंच गए हैं हम, ठीक है, ये सबसे लास्ट वाला रो में हम पहुंच गए हैं, तो सबसे लास्ट वाला रो मतलब टोटल नंबर ऑफ रो क्या था, तो टोटल नंबर ऑफ रो मेरा m था, तो ये हमारा यहाँ डॉट डॉट दिए हैं, मतलब ये और आगे बढ़ेगा, यहाँ पर m आ गया। कॉलम फर्स्ट है तो 1 आएगा, फिर यहाँ पर m, कॉलम इसका सेकेंड आएगा, फिर यहाँ पर m, कॉलम थर्ड आएगा, और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते यहाँ पर m n, मतलब टोटल रॉ एंड टोटल कॉलम तक पहुंच जाएगा। ध्यान रहे लास्ट एलिमेंट जो इसका आएगा वो इसके साथ प्रेजेंट होगा। तो ये था हमारा सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। अब इसी प्रकार से हम अगर एक कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, ए मैट्रिक्स ऑफ 2/3 ऑर्डर, 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स अगर हमें लेना है तो क्या आएगा, ध्यान दोगे। ए, तो सबसे पहला चीज इसमें रॉ कितना है, तो इसमें रॉ कितना है, तो 2 ठो रॉ है। कॉलम कितना है, तो 3 है, यानी इसमें इस प्रकार का जो हॉरिजॉन्टल है वो 2 ठो आएगा, और इस प्रकार का जो वर्टिकल है वो 3 ठो चला जाएगा। ठीक है, 3 चला जाएगा, यानी यहाँ पर a, 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 ऐसा होगा। 2 ठो रॉ आ गया और कॉलम 3 चला गया। अब इसमें हम लोग इस पार्टिकुलर एलिमेंट के लिए रॉ और कॉलम डालेंगे, तो फर्स्ट में है तो यहाँ पर 1 1 आ जाएगा। इसका इन तीनों एलिमेंट का रॉ 1 है तो फर्स्ट में तो 1 आएगा, कॉलम इसका 2 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये इसका भी रॉ फर्स्ट है तो 1 आएगा, कॉलम 3 चला गया। फिर इसमें जितना सारा एलिमेंट है सबके लिए रॉ 2 आ जाएगा, तो 2 आ गया। कॉलम इसका फर्स्ट है तो 1 आ जाएगा, इसका रॉ और कॉलम दोनों सेकेंड है, रॉ सेकेंड एंड कॉलम सेकेंड, तो दोनों में 2 2 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 2 3। अब इसी में हम अगर एक और लेते हैं, a matrix of 3/4 order,
अगर 3/4 ऑर्डर का अगर हम मैट्रिक्स लेते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट में 1 1 आएगा, सेकंड में क्या आएगा, रो तो फर्स्ट चल रहा है तो फर्स्ट में तो 1 ही आएगा, अब कॉलम सेकंड हो गया तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो ध्यान देना है लास्ट क्या है, 4, तो ये 1 1 1 4 1 3 1 4 तक जाएगा, ठीक है, 1 3 एंड 1 4, ये पूरा का पूरा एलिमेंट फर्स्ट रो में है, इसलिए स्टार्टिंग 1 1 1 चला गया। अब कॉलम इसका 1 है तो 1 आ गया, कॉलम इसका सेकंड है तो 2 आ गया, कॉलम इसका थर्ड है तो 3 आ गया, कॉलम इसका 4 है तो 4 आ गया। इससे आगे नहीं जा सकता है ये 4, क्योंकि यहाँ लास्ट 4 है हमारा। अब ये सेकंड में आएगा तो ये सेकंड रो में चला जा रहा है तो स्टार्टिंग 2 होगा, कॉलम फर्स्ट है तो 1 आ जाएगा, फिर ये सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम तो इसमें दोनों में 2 2 आएगा, फिर यहाँ सेकंड रो थर्ड कॉलम, फिर ये सेकंड रो फोर्थ कॉलम, इसमें कहाँ तक गया है, 3 तक गया है तो 1 2, अब यहाँ 3 तक 3 यानी 3 रोज, तो 3 ठो रो हो गया, ये तीसरा लिख देंगे 3 ठो रो हो जाएगा, 3 1 3 2 3 3 एंड 3 4, ये हमारा 3/4 मैट्रिक्स का आ गया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी बेसिस पर, जो कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय Aij। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग 2/2 ऑर्डर वाला एक मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, 2/2 का मतलब क्या है कि इसमें रो भी 2 होगा और कॉलम भी 2 होगा, तो आ जाएगा A11 A12 A21 A22, ये आ गया हमारा 2/2 ऑर्डर का, ठीक है। तो हमें करना कुछ नहीं है, क्या करना है, Aij का ये जो वैल्यू दिया हुआ है इसी से A11 A12 A21 A22 सभी का मान निकाल करके यहाँ पर पुट कर देना है। अब इसमें हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे सबसे पहले A11 का, तो ध्यान दोगे यहाँ Aij है, ठीक है, तो ये I के जगह पर हम 1 ले लिए, J के जगह पर भी हम लोग 1 ले लिए। अगर इन दोनों को ध्यान से देखा जाए यहाँ पर, तो इसमें I के जगह पर 1 है, J के जगह पर 1 है, यानी इसमें करना कुछ नहीं है, I और J दोनों के जगह पर 1 1 हमें पुट करके उसे सॉल्व कर देना है। तो I के जगह पर अगर हम 1 लेते हैं प्लस 2 × 1 टू द पावर 2 और डिवाइडेड बाई 2, अब ये 1 तो 1 हो जाएगा और 2 × 1 करेंगे तो 2 होगा और इसका कंप्लीट पावर 2। अब ये 1 + 2 अगर है तो कितना होगा, 3 हो जाएगा, 3 का पावर 2/2 आ गया, दैट इज 3 का पावर 2 कितना हो जाएगा, 9/2, यानी ये A11 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 9/2 हो जाएगा। अब सेम उसी प्रकार से A12 का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। ध्यान दोगे, अब हम यहाँ पर क्या ले लिए, A12, दैट इज ये जो यहाँ पर I था, I के जगह पर 1 है और J जो था J के जगह पर 2 है, यानी I के जगह पर 1 पुट कर देंगे और J के जगह पर 2 पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 + 2 × 2 और उसका पावर 2 हो जाएगा, नीचे 2 रह जाएगा, 1 + 2 × 2 और इसका पावर हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2।
1 प्लस 2 इंटू 2 का 4 हो जाएगा, और 1 प्लस 4 का 5 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई 2, दैट इज 25/2 आ गया। अब इसके बाद हम फाइंड कर लेते हैं A21। तो अगर देखा जाए यहाँ पर, इसमें और इसमें अगर देखा जाए तो इसमें I के जगह पर यहाँ 2 ले लिए और J के जगह पर हम 1 ले लिए। तो इसमें I के जगह पर हम लोग 2 पुट करेंगे, प्लस फिर J का वैल्यू 1 है तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1, और इसका पावर हम लोग ले लेंगे 2 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 तो 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1 का 2 प्लस में 2 आ जाएगा और पावर 2 होगा। 2 प्लस 2 का 4 हो जाएगा, 4 टू दी पावर 2 एंड डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 16/2, दैट इज 8। अब लास्ट हमारा बच गया है A21, ठीक है, सॉरी 22, A22। तो I और J दोनों का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर I की जगह पर 2 आ जाएगा, प्लस फिर 2 इंटू 2 आ जाएगा, इसका पावर 2 चला जाएगा, डिवाइड में आएगा 2, 2 प्लस 2 इंटू 2 का 4 हो जाएगा, पावर 2। अब 2 प्लस 2 अगर हम लेते हैं तो 6 आ जाएगा, 6 का पावर 2/2, दैट इज 36/2, दैट इज 18। तो इस प्रकार से सभी 4 एलिमेंट जो इसमें यूज किया गया है, A11, A12, A21, A22, सभी का वैल्यू हम फाइंड कर लिए हैं। अब उस सभी का वैल्यू इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर देंगे। यूजिंग इक्वेशन 1, तो यहां से A इक्वल टू आ जाएगा, A11 का वैल्यू हम लोग 9/2 फाइंड किए थे, तो 9/2 पुट कर दिए। A12 का वैल्यू यहाँ ऊपर में हम 25/2 पुट किए, फाइंड किए हैं, तो 25/2 आ गया। A21 का वैल्यू 8 और A22 का वैल्यू 18। तो इस प्रकार से हम लोग एक मैट्रिक्स को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए 3/2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय Aij इक्वल टू 1/2 मोड ऑफ I माइनस 3j। यानी अब जो हमें मैट्रिक्स बनाना है उसका ऑर्डर क्या है, तो उसका ऑर्डर है 3/2, यानी इसमें टोटल नंबर ऑफ रॉज 3 होगा और टोटल नंबर ऑफ कॉलम हमारा 2 होगा, और उसमें जितने सारे 6 एलिमेंट्स आएंगे उन सभी 6 एलिमेंट्स को हम लोग यहाँ जो कंडीशंस दिया हुआ है इस कंडीशन से हम लोग फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले 3/2 ऑर्डर का एक जनरल मैट्रिक्स को हम लोग लिख लेते हैं। यानी इसमें नंबर ऑफ रॉ जो है सो 3 रॉ आएगा, बट कॉलम 2 ही होगा। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग A11, A12। ध्यान रहे इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम 2 है, तो अब यहाँ 1 2 के बाद आगे 1 3 नहीं जाएगा, क्योंकि ये लास्ट कॉलम 2 तक ही जाएगा। अब उसमें हम लोग नीचे आते हैं सेकेंड में 2 1 2 2, ठीक है। इसके बाद 3 1 3 2, ये होगा। ये हमारा एक मैट्रिक्स 3/2 ऑर्डर का आ गया। अब इसमें जो हमारा 6 एलिमेंट्स है, ये कंप्लीट 6 एलिमेंट्स को हम लोग यहां से फाइंड करेंगे और उसका वैल्यू जो आएगा उस वैल्यू को हम लोग यहां पर पुट कर देंगे, जैसा कि हम लोग पिछला क्वेश्चंस में फाइंड किए थे। Aij इक्वल टू 1/2 मोड ऑफ I माइनस 3j, ठीक है। अब यहां से हम लोग A11 फाइंड करेंगे। A11 दैट इज I का भी वैल्यू 1 है और J का भी वैल्यू 1 है, तो I के जगह पर हम लोग 1 ले लेते हैं और J के जगह पर भी हम लोग
1 ले लेते हैं। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 1 आ जाएगा और 3 इंटू 1 का 3 होगा। 1 माइनस 3 अगर किया जाए तो ऐसे तो -2 आएगा, बट मोड के अंदर -2 है, जब वो मोड से बाहर आता है तो +2 हो जाएगा, यानी 1/2 इंटू +2 दैट इज कैंसिल होके 1 आ जाएगा, यानी इसका वैल्यू हमारा 1 आ गया। अब हम लोग A12 फाइंड करेंगे। A12 इक्वल टू 1/2 मोड ऑफ, यहाँ पर I का वैल्यू 1 है एंड J का वैल्यू 2 है, तो I के जगह पर हम लोग 1 ले लिए एंड -3 और J के जगह पर हम लोग 2 लेके चलेंगे तो 1 आ जाएगा ये, और 3 इंटू 2 का 6 हो जाएगा 6। अब यहाँ पर हम लोग इसे माइनस करेंगे तो 1 माइनस 6 का ऐसे तो -5 आएगा, बट ये मोड के अंदर है तो मोड से जब बाहर आएगा तो +5 हो जाएगा। अब 1/2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5/2 आ जाएगा। अब यहां से A21 अगर हम फाइंड करते हैं, A21 दैट इज, ये मेरा I है, I का वैल्यू क्या है तो 2 है और J का वैल्यू 1 है, तो I के जगह पर हम लोग 2 ले लेते हैं और J के जगह पर 1 ले लेते हैं। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, 2 माइनस 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 आएगा, 2 माइनस 3 का -1 हो जाएगा, ऐसे तो मोड के अंदर -1 है, बट वहां से बाहर आएगा तो +1 हो जाएगा, यानी इंटू करेंगे 1/2 को 1 से तो 1/2 आ जाएगा। ये हमारा 2 1 हो गया। अब हम लोग 2 2 फाइंड करेंगे, A22 तो 1/2 I का भी वैल्यू 2 और J का भी वैल्यू 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 3 इंटू 2 हो जाएगा, 3 इंटू 2 का 6 होता है, 2 माइनस 6 करोगे तो 2 माइनस 6 करेंगे तो -4 आएगा, मोड से बाहर आएगा तो +4 हो जाएगा। अब ये कैंसिल होके आ जाएगा हमारा 2। अब इसके बाद हम लोग 3 1 फाइंड कर लेते हैं। 3 1 दैट इज I का वैल्यू 3 है, तो यहाँ I के जगह पर हम 3 ले लेते हैं और J का वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो यहाँ J के जगह पर हम लोग 1 लेते हैं। थ्री माइनस 3 कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू 0 आ गया। अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं 3 2 अगर हम फाइंड करते हैं तो यहाँ पर I का वैल्यू 3 आ जाता है और J का वैल्यू 2। I का वैल्यू क्या है तो 3, तो I के जगह पर हम 3 ले लेते हैं, माइनस, अब J का वैल्यू 2 है तो यहाँ पर 3 इंटू 2 हो जाएगा, इसका 3 आ गया। अब 3 इंटू 2 का 6 हो जाएगा, 3 माइनस 6 का -3 होगा। अब मोड से बाहर आएगा तो 3 हो जाएगा, दैट इज इसका वैल्यू 3/2 आ गया। इस प्रकार हम लोग कंप्लीट 6 एलिमेंट का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। अब इस कंप्लीट 6 एलिमेंट का मान यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ यूजिंग इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 का हम यूज करने वाले हैं, तो इसमें सबका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। A11 का वैल्यू आया है 1, तो यहाँ 1 पुट कर दिए। A12 का वैल्यू 5/2 आ गया है तो 5/2 पुट कर दिए। अब A21 का वैल्यू 1/2 है, A22 का वैल्यू आ गया है 2, A31 का वैल्यू आया है 0 और A32 का वैल्यू आ गया है 3/2। इस प्रकार से ये मैट्रिक्स हम लोग फाइंड कर लिए। अब हम लोग इसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। तो मैट्रिसेस जो है सो बहुत प्रकार का होता है, जिसमें से फर्स्ट है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। तो उस प्रकार का मैट्रिक्स को हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम होगा और नंबर ऑफ रॉज कुछ भी हो सकता है। नंबर ऑफ रॉज 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट जिसमें सिर्फ एक कॉलम होगा उसे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं।
A matrix is said to be column matrix if it has only one column and any number of rows, यानी नंबर ऑफ रोज उसमें कुछ भी हो सकता है। अब हमारे पास आता है कि जनरली हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इन जनरल ए कॉलम मैट्रिक्स, यहां हम लिखे हैं डिफिनेशन, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रोज। इसमें नंबर ऑफ रोज कुछ भी हो सकता है बट कॉलम हमारा एक होगा। जनरली हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे तो जनरल में हम लोग मैट्रिक्स को क्या रिप्रेजेंट किए थे, ए आई जे एंड एम बाई एन, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ रो है और ये नंबर ऑफ कॉलम है, बट इसमें नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम तो मेरा एक ही होगा, यानी यहाँ पर एन की जगह पर आ जाएगा वन, बाकी रिप्रेजेंटेशन सेम होगा, यानी आ जाएगा यहाँ से ए आई जे और यहाँ पर एम बाय वन हो जाएगा, ठीक है। इसका कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। कॉलम एक होना चाहिए, ध्यान रहे, ये मेरा कॉलम मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है, ये सब कॉलम मैट्रिक्स है। अब इसके बाद रो मैट्रिक्स, तो इसका भी डिफिनेशन एकदम सेम होगा, बस ध्यान रहे इसमें क्या बताया गया था, बताया गया था कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम एक ही हो, सिर्फ एक कॉलम हो, नंबर ऑफ रो कुछ भी हो सकता है। जस्ट उसी प्रकार से इसमें सिर्फ रो हमारा एक होगा, कॉलम कुछ भी हो सकता है। तो डिफिनेशन लिखना चाहते तो लिख सकते हो, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो, रो एक होगा एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। अब इन जनरल ए रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स को जनरल में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए आई जे। अब इसमें क्या होगा, ये जो फर्स्ट में हमारा जो कॉलम जो आता है वो हमारा वन हो जाएगा, यानी वन बाय एन हो जाएगा, एन का वैल्यू यहाँ कुछ भी हो सकता है। अब उसी प्रकार से इसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो ए बी सी डी, ये आ गया, रो इसका एक ही है, कॉलम है 1 2 3 4, 1 0 2 ऐसा भी हो सकता है, 3 4 ऐसा भी हो सकता है, ये सब हमारा क्या है तो रो मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जाते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में। तो अब जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर पढ़े होंगे, तो रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ हमारा इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट हम लोग स्क्वायर उसे बोलते हैं जिसका लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल होता है। जस्ट लाइक इसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पर सेम होना चाहिए, यानी यहाँ पर अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम अगर सेम है तो उस प्रकार का मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डिफिनेशन अगर इसका लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, A matrix is said to be a square matrix if it has equal number of rows and columns,
या नंबर ऑफ कॉलम्स। इन जनरल हम लोग इसे किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे? इन जनरल नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम तो सेम होना चाहिए, ए आई जे, यानी ये जो एम और एन है वो दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। तो इसे एम बाई एम लिख सकते हैं या एन बाई एन लिख सकते हैं, या सिर्फ एन भी लिखा जा सकता है, ऐसे एन नहीं यूज करना है। एम बाई एम होगा या एन बाई एन होगा। और इसका ऑर्डर क्या होगा? तो इसका ऑर्डर एन हो जाता है। अगर एन बाई एन का है तो इसका ऑर्डर एन बाई एन ना लिख करके हम लोग ओनली एन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इसका ऑर्डर एन लिखेंगे। तो इसका कुछ एग्जांपल्स भी हम ले रहे हैं। ये आ गया। इसमें नंबर ऑफ रो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम भी हमारा 2 है। इसमें भी नंबर ऑफ रो 3 है, दोनों इक्वल है। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसी स्क्वायर मैट्रिक्स का बहुत सारा टाइप्स होता है, जिसमें से 3 टाइप्स हम यहाँ लिए हैं: डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं, या वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स को कहते हैं, जिसमें डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के या जितना सारा नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो सब का सब जीरो होगा। अब रह गया बात कि डायगोनल एलिमेंट क्या होगा। तो डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट जितना सारा नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होगा वो सब का सब क्या होगा? जीरो होगा। तो फर्स्ट का डिफिनेशन यानी डायगोनल मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be diagonal matrix if its if all its non-diagonal element non-diagonal elements are zero. A square matrix is said to be diagonal matrix if all its नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। मतलब जो एलिमेंट्स डायगोनल में प्रेजेंट नहीं रहेगा वो सब का सब जीरो होना चाहिए। डायगोनल वाला कुछ भी हो सकता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। इन जनरल इसे रिप्रेजेंट कैसे करोगे? ए इक्वल टू ए आई जे अगर लिखा हुआ है
और यहाँ पर m बाय n या n बाय n कुछ भी हो सकता है, दोनों सेम होगा, जो भी होगा सेम होगा। तो इस कंडीशन में ये जो ए आई जे का जो वैल्यू है, ए आई जे का जो वैल्यू है वो 0 होगा। बट कब? इफ i नॉट इक्वल टू जी, इसमें i जो है सो j के इक्वल नहीं होगा, तो इस ए आई जे का वैल्यू 0 होगा। तो कैसे होगा, हम यहाँ पर एग्जांपल लेके बताते हैं, ध्यान दोगे। यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो ध्यान दोगे, ये जो मैट्रिक्स हम लिए हैं, इस मैट्रिक्स में हम लोग इसे डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। ये जो है सो इसे हम लोग डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। इधर से डायगोनल एलिमेंट नहीं होता है, डायगोनल एलिमेंट इधर होता है, इसलिए होता है क्योंकि इसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, सेम होना चाहिए। जैसे कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम यहाँ सेम है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम यहाँ सेम है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम यहाँ सेम है। तो इसीलिए इसी को डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। इसको डायगोनल एलिमेंट हम इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि इसका नंबर ऑफ रो और इसका नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है। तो ये है डायगोनल एलिमेंट, 3 ठो डायगोनल एलिमेंट है, बाकी 1 2 3 4 5 6 ये 6 एलिमेंट जो है सो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कहलाता है। तो ये जो 6 एलिमेंट है ये 0 होना चाहिए, इसका नेसेसरी कंडीशन है, ये 0 होगा ही होगा। बाकी ये एलिमेंट हमारा कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ ध्यान दोगे, देखो A11 के बारे में कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, 2 2 0 या नॉन 0 भी हो सकता है, ये भी। बट जहाँ पर 1 2 है, मतलब यहाँ पर i और j इक्वल नहीं है, यहाँ पर भी i और j इक्वल नहीं है, यहाँ भी i और j इक्वल नहीं है, यहाँ भी i j की इक्वल नहीं है, यहाँ भी i j की इक्वल नहीं है। तो जहाँ पर i और j इक्वल नहीं होगा वहाँ पर a i j का वैल्यू क्या होगा, तो 0 होगा। जैसे इसी में हम एग्जाम्पल इसी को लिख सकते हैं, 0 ये नहीं हो, ये जो 0 होना जरूरी नहीं है, 0 0 इधर होगा, 0 -1 0 0 0 3 ऐसा कुछ होगा। तो ये डायगोनल एलिमेंट हम यहाँ 0 नहीं लिए हैं, बाकी सब हमारा 0 आ गया। ये डायगोनल एलिमेंट में कोई एलिमेंट जो रह गया वो 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट ये जो एलिमेंट है हमारा 0 होना चाहिए। अब इसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स भी एक प्रकार का स्क्वायर मैट्रिक्स है, या तो हम कह सकते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स है। वैसे डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, जिस डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट जो है, जितना सारा डायगोनल एलिमेंट है सबका सब इक्वल होगा। तो इसका डिफिनेशन हम लिख सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का। क्या लिख सकते हैं, ए डायगोनल मैट्रिक्स A diagonal matrix is said to be a scalar। एक डायगोनल मैट्रिक्स को ही हम लोग क्या बोलेंगे, तो स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। is said to be a scalar matrix if all its diagonal element, all its diagonal elements are equal। यानी डायगोनल एलिमेंट्स, जितना सारा डायगोनल एलिमेंट्स होगा सबका सब डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। अब इस इन जनरली इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इन जनरल A इक्वल टू ए आई जे अगर हम लिए हैं और यहाँ m बाय m है, तो वेयर ए आई जे का अब यहाँ 2 कंडीशन आ जाएगा। इसमें तो एक ही कंडीशन बताया गया था कि जब आई जे इक्वल नहीं होगा तो उसका वैल्यू 0 होगा, वो तो होगा ही यहाँ पर।
इसका वैल्यू 0 होगा। कब 0 होगा? जब ij इक्वल नहीं होगा। तो बट ij इक्वल जब होगा तब क्या होगा? तो सबका सब सेम होगा, जो भी होगा सेम होगा। सपोज कि हम k मान लेते हैं, जो भी होगा वो सेम होगा। जैसे इसमें डायगोनल एलिमेंट सेम नहीं है ना, इसमें डायगोनल एलिमेंट हमारा सेम नहीं है, बट वहां जो आएगा वो डायगोनल एलिमेंट्स हमारा सेम होगा। मतलब उसका एग्जांपल हम इधर दिखा रहे हैं। एग्जांपल उसका क्या हो सकता है? उसका एग्जांपल हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे कि 2002, ये डायगोनल एलिमेंट सेम आ गया। और सारा एग्जांपल इसका हो सकता है 100, 010, 001, ऐसा भी हो सकता है। मतलब जो भी होगा डायगोनल एलिमेंट हमारा सेम होना चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये भी एक प्रकार का डायगोनल मैट्रिक्स है, बट एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल तो होगा, बट सिर्फ 1 1 1 होगा, 1 के सिवाय कुछ नहीं हो सकता है। जैसे कि ये दोनों स्केलर मैट्रिक्स है, बट ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, ये मेरा स्केलर मैट्रिक्स है। ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके ऑल डायगोनल एलिमेंट्स 1 होना चाहिए, लिखोगे, जिसका ऑल डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 होना चाहिए। और जनरली उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सेम ही रिप्रेजेंट करेंगे, बट ए आई जे का वैल्यू यहाँ 0 होगा, बट जहाँ के हम लोग लिए हैं वहां पर क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। और ये मेरा डायगोनल मैट्रिक्स है। अब इसी में अगर हम यहाँ पर 1 1 कर देते हैं तो ये मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये दोनों क्या हो गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब इसी में यहां पर ध्यान दोगे, अगर इसमें जो हम एलिमेंट लिए हैं यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर 1 1 कर देते हैं, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? तो डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। जिस डायगोनल मैट्रिक्स का ऑल डायगोनल एलिमेंट 1 हो जाए वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। इसमें एक मैट्रिक्स और आता है, जीरो मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। तो जीरो मैट्रिक्स हम लोग उसको बोलते हैं जिसका ऑल एलिमेंट्स हमारा क्या होगा? तो 0 होगा, उसे हम लोग जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, यानी दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा? तो टू मैट्रिसेस इक्वल तभी होगा जब उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल हो जाए। यानी याद रखोगे, दो मैट्रिसेस इक्वल कब होगा? उसका दो कंडीशन है। पहला, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और ऑर्डर सेम होने के साथ साथ उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो इक्वल होना चाहिए। तो अगर यहां पर दो मैट्रिक्स इक्वल है, A11, A21, A12, A22, और एक दूसरा है B11, B12, B21, B22, तो सबसे पहला कि इन लोगों का ऑर्डर दोनों का सेम है। और अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। दैट इज A11 इक्वल टू क्या होगा? इसका जस्ट इसी के स्थान पर जो एलिमेंट है वो इक्वल होगा, B11 इक्वल होगा। A12 B12 के इक्वल होगा। A21 B21 के इक्वल होगा, और A22 इस B22 के इक्वल होगा। मतलब सीधा सा मेरा कहने का मतलब है कि दो मैट्रिसेस इक्वल तभी होगा जब उसका ऑर्डर सेम हो, और ऑर्डर सेम होने के साथ साथ उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो इक्वल होना चाहिए। तो इस इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे आज। ये है क्वेश्चन, इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, मतलब ये जो मैट्रिक्स है वो इस मैट्रिक्स के इक्वल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एक्स वाई एंड जेड। तो जैसा कि यहाँ पर अभी ऊपर वाले में बताए थे कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर इक्वल होगा तो ध्यान दोगे यहाँ से x प्लस 3 इक्वल टू क्या है? 0। मतलब इसके स्थान पर हमारा 0 है, यानी x प्लस
3 इक्वल टू अगर 0 है तो x का मान क्या आ जाएगा, तो -3 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से 2i माइनस 7 इक्वल टू 3y माइनस 2 है। 2i माइनस 7 इक्वल टू 3y माइनस 2 है। अब क्या करेंगे, y वाले टर्म को एक तरफ ले आएंगे, इसे हम इधर लाते हैं तो आ जाएगा 2i माइनस 3y। ये -7 उधर चला जाएगा, -2 तो पहले से ही है, ये -7 इधर प्लस में सब चला जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -y। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5। अब इस माइनस को हम उधर लिख देंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो -5। y का वैल्यू आ गया। अब हम लोग z का वैल्यू फाइंड करने के लिए z वाला इक्वेशन को देखते हैं कहाँ पर है। तो z वाला कंडीशन कहाँ पर है, z किस में दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है। तो z प्लस 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। z प्लस 4 इक्वल टू अगर 6 आ जाएगा तो 4 को हम उधर माइनस में ले जाएंगे तो आ जाएगा 6 माइनस 4 दैट इज 2। z का वैल्यू भी आ गया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, a फाइंड करेंगे। तो a कहाँ पर है वो देखेंगे। तो ये यहाँ पर है हमारा a माइनस 1 इक्वल टू आ जाएगा -3। -1 को उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा +1 दैट इज सॉल्व करेंगे तो -2। b का टर्म चाहिए हमें, तो b -3 और 2b + 4 इक्वल हो जाएगा। b -3 इक्वल टू 2b + 4, ये इक्वल आ गया। अब इस b को हम इधर माइनस में ले जाएंगे, b - 2b इक्वल टू 4 और वो उधर चला जाएगा तो आ जाएगा +3। तो हो जाएगा -b इक्वल टू 7, यानी b इक्वल टू हो जाएगा -7। b का वैल्यू भी आ गया। अब c का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम c ढूंढते हैं। तो c यहाँ पर है 2c + 2 इक्वल टू क्या है, तो 0। 2c + 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अब यहाँ से हम 2 को ले जाएंगे उधर माइनस में, तो 2c इक्वल टू क्या आ गया, तो -2 आ गया। अब इस 2 को हम इधर डिवाइड कर देंगे। तो अगर इसे हम डिवाइड करते हैं तो c इक्वल टू आ जाएगा -2/2 दैट इज -1 आ जाएगा इसका। तो इस प्रकार से हम लोग a b c x y z सभी का मान हम फाइंड कर चुके हैं। हेंस a इक्वल टू क्या आ गया है, तो a इक्वल टू आ गया है -2, b इक्वल टू आ गया है -7, c इक्वल टू आ गया है -1, x इक्वल टू आ गया है -3, y इक्वल टू आ गया है -5 और z इक्वल टू आ गया है 2। ये आ गया है हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा 2a + b और a - 2b और 5c - d और 4c + 3d इक्वल टू हमारा ये है। तो सेम इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को अगर हम इक्वल करेंगे यहाँ से 2a + b का वैल्यू 4 आ जाएगा, 2a + b इक्वल टू 4 आ जाएगा। फिर a - 2b का वैल्यू -3 आ जाएगा। फिर यहाँ से 5c - d इक्वल टू 11 आ जाएगा। फिर इसके बाद 4c + 3d इक्वल टू 24 आ जाएगा। इक्वेशन लेट कर लेंगे 1 2 3 4। अभी हम लोग 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। तो 1 और 2 को सॉल्व करने से पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, b में यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर हम 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि 2b आ जाएगा और +2b और -2b ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। एडिंग 1 × 2 एंड 2, यानी 1 में 2 मल्टीप्लाई करके 2 में हम उसको ऐड करेंगे। यहाँ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4a + 2b इक्वल टू 8। फिर यहाँ से आ जाएगा a, फिर यहाँ से आ जाएगा -2b क्योंकि इसमें हम कुछ ऐड मल्टीप्लाई वगैरह कुछ किए नहीं है। अब इसे ऐड करना है, ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा यहाँ से 5a और यहाँ से आ जाएगा 5 इधर डिवाइड कर देंगे तो a का वैल्यू 1 आ गया। अब ये जो a का वैल्यू 1 आया है उस a का वैल्यू को इस दोनों में से कहीं भी पुट कर देंगे तो b आ जाएगा। तो अगर हम फर्स्ट से अगर फाइंड करते हैं, फर्स्ट से अगर b का वैल्यू फाइंड करते हैं तो क्या आ जाएगा 4 माइनस, ये माइनस में चला जाएगा। a का वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 पुट कर दोगे, 2 × 1
दैट इज 4 माइनस 2 दैट इज 2 आ गया। b का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पर, तो b का वैल्यू हमारा 2 आ गया है। जब a का वैल्यू हमारा 1 आ गया है तो इस a का वैल्यू 1 जो है सो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ से b का वैल्यू, यहाँ से b का वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान दोगे। यहाँ से b का वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो ये 2a इधर माइनस में चला जाएगा तो 4 माइनस 2a हो जाएगा। a का वैल्यू यहाँ 1 पुट कर दिए, 2 इंटू 1 का 2 आ गया, 4 में से 2 माइनस आ गया तो 2 हो गया। अब सिमिलरली हम उसी प्रकार से इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ फिर वही 3d है और यहाँ माइनस d है, तो यहाँ पर हम 3 मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको ऐड करेंगे। ठीक है, एडिंग 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड 4, मतलब 3 में 3 मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको हम लोग ऐड कर देंगे। तो 3 में 3 मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 3 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15c माइनस 3d इक्वल टू 33। इसके बाद यहाँ से हमारा आ जाएगा 4c प्लस 3d इक्वल टू 24। ध्यान दोगे। ये जो है हमारा इक्वेशन, इसमें 3 मल्टीप्लाई किया गया है। तो यहाँ 5 था, 5 में 3 मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया, और यहाँ माइनस 3d हो गया, यहाँ 33 हो गया। इसको ऐसे ही हम उतार दिए। अब इसमें अगर हम ऐड करते हैं इसे तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ ऐड करोगे तो आ जाएगा 19c इक्वल टू, यहाँ ऐड करोगे तो आ जाएगा 57। अब ये 19 यहाँ डिवाइड करेंगे तो c का वैल्यू आ जाएगा 3। c का वैल्यू क्या आ गया, तो 3 आ गया c का वैल्यू। अब जब c का वैल्यू 3 आ गया है तो इसमें हम c पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, यहाँ से d का वैल्यू फाइंड करेंगे तो d इधर आ जाएगा, 11 इधर आ गया, तो क्या हो जाएगा 5c माइनस 11। अब c का वैल्यू 3 आया, यहाँ 3 पुट करोगे तो 15 आ जाएगा, माइनस 11 दैट इज 4। यानी यहाँ रिजल्ट हमारा आ गया a इक्वल टू आ गया है 1, b इक्वल टू आ गया है 2, c इक्वल टू आ गया है 3 और d इक्वल टू आ गया है हमारा 4। a b c d सभी का मान हमारा आ चुका है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ से इसमें ध्यान दोगे, इसमें x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 है, x प्लस जेड इक्वल टू 5 है, y प्लस जेड इक्वल टू 7 है। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, x प्लस जेड इक्वल टू 5, y प्लस जेड इक्वल टू 7। इसका यूज हम यहाँ कर देते हैं। y प्लस जेड का वैल्यू जो 7 है यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 7 इक्वल टू 9, 7 उधर चला जाएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 2। अब इसका यूज करते हैं या इसका, जो किसी का भी यूज कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू एक आ जाएगा हमारा। अब x इक्वल टू 2 है, पहले इसका यूज करेंगे। x प्लस जेड इक्वल टू 5 है, x का वैल्यू 2 आया है, यहाँ 2 पुट कर देते हैं। 2 को उधर माइनस में ले जाएंगे तो आ जाएगा 5 माइनस 2 दैट इज 3। अब इसके बाद इसका y प्लस जेड इक्वल टू 7 है, y प्लस जेड इक्वल टू क्या है 7 है। तो y प्लस जेड इक्वल टू जो 7 है तो हमारा z का वैल्यू 3 आया है, तो ये 3 इधर माइनस में चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 4, यानी सभी का वैल्यू यहाँ पर आ चुका है। हेंस x इक्वल टू 2 आ गया, y इक्वल टू 4 आ गया और z इक्वल टू 3 आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, यानी एक मैट्रिक्स में अगर 24 एलिमेंट्स अगर प्रेजेंट है, व्हाट आर दी पॉसिबल ऑर्डर, तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है। तो सबसे पहले एकदम सिंपल सा तरीका है कि हम 24 एलिमेंट्स से पहले हम एक दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। जैसे कि अगर एक में हमारा 8 एलिमेंट प्रेजेंट है, एक में 8 एलिमेंट प्रेजेंट है, तो 8 एलिमेंट को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि 8 को एक ही रो में लिख दे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ठीक है। ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसा भी लिख सकते हैं। या तो फिर इसे ऐसे 1 2 1 2 1 2 1 2, 8 एलिमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं। या तो फिर 8 एलिमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8,
यानी 8 एलिमेंट को हम इस 4 तरीके से लिख सकते हैं। इसका लिखने का और कोई दूसरा तरीका नहीं है, हम इतने ही लिख सकते हैं। तो ध्यान दोगे, अगर 8 एलिमेंट को हम इस प्रकार से अगर लिखते हैं तो इसका ऑर्डर क्या होगा। सबसे पहले नंबर ऑफ रो हम चेक करेंगे, तो नंबर ऑफ रो इसका क्या है, तो 1 है, और कॉलम कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा हमारा 1/8 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसका ऑर्डर अगर लिखते हैं तो इसमें रो कितना है, तो रो मेरा 2 है, और कॉलम 1 2 3 4, तो इसका हो जाएगा 2/4। ठीक है, इसका 2/4 हो जाएगा। अब अगर हम लोग इसका ऑर्डर लिखते हैं तो कितना है, इसमें रो 1 2 3 4, तो 4 हो जाएगा, कॉलम 1 एंड 2, यानी 2/4 हो जाएगा। ठीक है, इसमें रो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आ जाएगा, और कॉलम इसका एक ही है, तो 8/1। तो हर जगह देखोगे तो इसको मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, इसका 8 आ रहा है, इसका 8 आ रहा है, यानी इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा 1/8, 2/4, 4/2, 8/1, ये हो जाएगा इसका पॉसिबल ऑर्डर। अब उसी प्रकार से 24 का पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, तो इसका पॉसिबल ऑर्डर हमारा हो जाएगा 1/24, 2/12, 3/8, 4/6, 6/4, 8/3, 12/2, 24/1, इतना पॉसिबल ऑर्डर होगा। यानी सीधे से कहने का मतलब है कि टू नेचुरल नंबर्स, 2 नेचुरल नंबर जिसे मल्टीप्लाई करने से 24 आ जाए। इसी प्रकार से अगर मान ले कि हमें एक ऐसा मैट्रिक्स चेक करना है जिसका ऑर्डर 3 है, ठीक है, सॉरी 13, ऑर्डर क्या है 13, तो इसमें क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, 1/13 एंड 13/1, बस एक ही 2 ऑर्डर का ही बन सकता है, और कोई ऐसा कुछ नहीं बन सकता है। ये था मैट्रिसेस में फर्स्ट वीडियो, हमारा फर्स्ट लेक्चर। तो इसके बाद हम मैट्रिक्स का एक सेकंड लेक्चर, सेकंड क्लास लेकर के आएंगे। तो तब तक आप लोग इस क्लास को पढ़ते रहिए, और आने वाला लेटेस्ट वीडियो या आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिल जाए, इसके लिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको आसानीपूर्वक मिल जाए। और अगर आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो तो इस लिंक को अपने दोस्तों को शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी इसका लाभ उठा सके। और अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम अगर आज का क्लास में हुआ है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेजें, ताकि आने वाला अगले वीडियो में इस चीज़ का खास ध्यान रखा जाएगा।